अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब ने सीट बेल्ट बांध लिया है क्योंकि कल हमारी टीम जिम्बाब्वे के बाद एक और तगड़ा और मुश्किल मैच खेलने जा रही है हॉलैंड के खिलाफ, नेदरलैंड के खिलाफ। क्योंकि जिस तरीके से हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद तो एक एक मैच हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि खासा मुश्किल होगा। और इवन के नेदरलैंड के कोच भी ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान को हराने के इम्कानात खासे रोशन हो गए हैं, हम उनको हरा सकते हैं। ये कोई इतना उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कोई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उनके एतमाद से, उनके रवैये से ये ज़रूर झलक रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है वो ये मैच भी मुश्किल ज़रूर होगा। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये मैच मुश्किल हो सकता है, इसलिए मुश्किल हो सकता है कि हम पहले 2 मैच हार के आ रहे। लास्ट वर्ल्ड T20 आपको याद होगा, जब इंडिया की टीम पाकिस्तान से पहला मैच हारी थी, उसके बाद उनके लिए उठना मुश्किल हो गया था, कमबैक करना मुश्किल हो गया था और वो आइडियल कंडीशन में भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके थे। और कुछ ऐसी सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रिवर्स गियर लग गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ दिखाई दे रही है। जिस तरह इब्तिदा में वो मैचेस हार रहे थे, इस वर्ल्ड T20 में हमें इंडिया के खिलाफ जीते हुए मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसका नतीजा ये निकला कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी नहीं उठ सके। क्या कल नेदरलैंड के खिलाफ हम उठने में कामयाब हो जाएंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है 22 करोड़ आवाम के लिए, जिनका दिल इस खेल के साथ धड़कता है, जो एंजॉय करते हैं इस खेल के साथ, वो लाजमी तौर पे इस जानिब ज़रूर सोच रहे होंगे। हारिस रऊफ ने मीडिया से गुफ्तगू की आज वाक़ा पर्थ में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तवील ट्रेनिंग सेशन किया, तमाम के तमाम प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद थे। ख़ासकर फ़खर जमान कह रहे हैं कि एक तवज्जो का मरकज़ थे। और जब भी मैंने देखा, जितने साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में, कि एक दिन पहले जब हम जाके ट्रेनिंग देखते हैं तो फिर हमें बहुत चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा। टीम मैनेजमेंट जिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हुई दिखाई देती है, कोई खिलाड़ी को ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जा रही हो तो समझ में आ जाता है कल ये खिलाड़ी जो है वो टीम का हिस्सा होंगे। तो आज कुछ ऐसी सूरत हाल फ़खर जमान के साथ भी थी, तो इम्कान यही कि कल फ़खर जमान खेलेंगे और ये भी हो सकता है कि वो हैदर अली की जगह टीम का हिस्सा बने, क्योंकि पाकिस्तान शायद अपने फास्ट बॉलर को कम नहीं करेगा, जबकि हमारे दोनों स्पिनर्स बैटिंग भी कर लेते हैं, जो हमारा एक बड़ा ऑप्शन है। तो हमें इनको भी टीम से बाहर करना इतना आसान काम नहीं होगा। भारत से मैच हारने के बाद जिस तरीके से इंडियन मीडिया एक तरीके से कहा जाए तफरी ले रहे, वो हम सब देख रहे हैं। कल हमारे ही प्रोग्राम का जब हमने सोशल मीडिया पे लिंक अपलोड किया तो उसमें हमारे पड़ोसी मुल्क से कई सारे खूबसूरत किस्म के जुमले आए हुए थे। उनमें एक जुमला ये भी था कि जो पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ अपसेट करता करता रह गया और वेल प्लेड पाकिस्तान। यानी वो अब ज़ाहिर जब हार जाते हैं तो फिर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, और सब ये खेल का हिस्सा है। और आजकल सोशल मीडिया जितना स्ट्रांग हो गया, एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को जिस पोजीशन में वो हैं, ना तो सोशल मीडिया देखना चाहिए, ना मीडिया में क्या खबर चल रही है उसका जायजा लेने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को जरूर ये नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जितने चैनल्स पे लोग बैठ के तबसरा कर रहे हैं उनका सबका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो इस मुल्क की खिदमत कर चुके हैं, उन्हें क्रिकेट ग्राउंड का भी पता है, खेल का भी पता है, और इसके साथ साथ प्रेशर कंडीशन में किस तरह निकलना है, टीम अगर गिरी हुई है तो उसे कैसे उठाना है। जिस चैनल पे आप उठा के देखेंगे आपको नामवर क्रिकेटर्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं अपनी बात कर लेता हूं तो मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन, जिन्होंने माजिद खान साहब के साथ जिस तरह की ओपनिंग की बुनियादें रखी थी, वो सबके सामने डोमेस्टिक सतह पे मैनेजर, कोच, सिलेक्टर सारी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। सादिक मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई। इस जानिब आ जाता हूं तो पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर के जिन्होंने बड़ा काम किया इस मुल्क के लिए, खिलाड़ियों की ग्रूमिंग से लेकर कई चीज़ों में काम करते रहे, एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड भी रहे, इसके साथ साथ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं शुएब हबीब साहब, जिनके तबसरे बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जबकि इस जानिब आ जाता हूँ तो फिर कफीला, हमारे मुल्क का ज़बरदस्त रेस्टोरेंट, अगर आपने सिजलिंग भिंडी खानी है या कुछ भी खाना है तो सीधे कफीला चले जाएं, जिनके 4 ब्रांचेस सिंगापुर में भी मौजूद है, 3 कराची में मौजूद है, और स्टेट ऑफ आर्ट अपनी तमाम की तमाम ब्रांचेस को बनाया है उनके ऑनर CEO ज़हूर अहमद साहब ने, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं, हमारे साथ शो का हिस्सा है। जबकि लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, अपने वक्त के नामवर फास्ट बॉलर, ग्रेट फास्ट बॉलर, रिवर्स स्विंग के बानी, कई सारी जो है वो खिदमात इस मुल्क के लिए अंजाम दी। मेलबर्न में जहां पाकिस्तान को भारत के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा, कौन भूल सकता है
मेलबर्न में उनका वो स्पेल के जिसमें ऑस्ट्रेलिया को जीती बाजी में शिकस्त दी थी और जो 9 विकेटें हासिल की थी सरफराज नवाज, ग्रेट सरफराज नवाज साहब ने, उसको हमें आज भी याद है। सरफराज नवाज साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सरफराज नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सरफराज भाई, आपके दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, सादिक मोहम्मद साहब और शुएब हबीब साहब। हाय सरफराज। सरफराज भाई अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अब जो अपने मेहमान से शुरू करते हैं, लंदन चलते हैं सीधे, जरा सरफराज भाई से सुनते हैं। सरफराज भाई, ये क्या गया आपकी टीम को? आज मैं हारिस रऊफ को सुन रहा था मीडिया गुफ्तगू में, उन्होंने कहा कि ये हो जाता है, तमाम टीमें तैयारी करके आती हैं, जिम्बाब्वे और दीगर टीमें भी तैयारी करके आई हैं, तो क्या हम तैयारी करके नहीं गए क्या? नहीं, देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि दोस्ती यारियां नहीं होनी चाहिए व्हेन यू आर प्लेइंग टॉप क्लास क्रिकेट। ये कोई क्लब मोहल्ले की टीम तो नहीं है कि आप दोस्ती यारियां निभा रहे हैं। और जो कैप्टन बाबर साहब हैं, उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान नेशन का मामला है, पूरी कौम 22-23 करोड़ अवाम की नजरें लगी हुई हैं वर्ल्ड कप के ऊपर, तो इस तरह की तो चीजें नहीं होनी चाहिए। अब हैदर अली को मैं कई बार कह चुका हूँ कि एक तो उसकी तकनीक ही गलत है। आप मिड विकेट मिड ऑन पे 2 फील्डर रख दें और वो वहीं ऊंची मार के आउट होगा। तो उसके बाद बाकी भी उसका कोई रिकॉर्ड देख लें, कोई परफॉर्मेंस T20 के लिए है ही नहीं। तो दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये जो सिलेक्शन है और 3 आदमी जो 2 की जगह इन्होंने रख ली हैं, वो बहुत ज्यादा मैं कहूँगा फर्क है। 3 वो आदमी ये हैं कि आसिफ नवाज और ये आपका शादाब तो चलो टीम ही आता है, बाकी 2 में से एक खेलना चाहिए। और उसके बाद आप 3 तेज बॉलरों से जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिचों के ऊपर शर्म आनी चाहिए इनको कि ऑस्ट्रेलिया के पिचों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया परसों मैच खेला है 6-7 फास्ट बॉलरों से, तो इनको कम से कम 4 फास्ट बॉलर तो रखने चाहिए। और उस वक्त मैंने ये कहा था कि इनको ये जो इनका जूनियर है वसीम, वो बड़ी उमदा बॉलिंग कर रहा है, उसको पता नहीं क्यों बाहर बैठा दिया है। ये इस तरह एक तो टीम की सिलेक्शन ही नहीं है। उसके बाद फिर इनकी फील्डिंग के ऊपर आ जाए। उसके बाद फिर आप ये मेन जो चीज है, आपने शहनशाह अफरीदी को बगैर मैचेस खिलाए, प्रैक्टिस साइड प्रैक्टिस कुछ नहीं, और उसको सीधा आपने मेन मैचों में डाल दिया। और उसमें मैं कहूँगा कि अब उसकी स्पीड देखें, 133 इसके करीब है, अदरवाइज वो बॉलिंग 140 से ऊपर कर रहा है। तो ये भी सारी चीजें देख लें कि कमजोरियां कहाँ कहाँ नहीं है। उसके बाद जब अफरीदी नया गेंद अच्छा करता है तो उसको 3 ओवर 4 वहीं करवा दें, वहीं 1-2 आप विकेटें और ले लें तो आपको फायदा है। तो आखिर में आपने देखा है कि उसको इतनी अपना मार पड़ती है हमेशा, तो उसको बदलना चाहिए था। ये एक स्टीरियोटाइप क्रिकेट खेल रहे हैं कि एक तेज बॉलर जो लगा लो, उसके बाद एक स्पिनर लगा लो, उसके बाद फिर एक तेज स्पिनर को चेंज करके फिर एक तेज बॉलर ले आओ। ये शुरू से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी और न्यूजीलैंड में भी और यहाँ भी जितने मैच हुए हैं, ये एक स्टीरियोटाइप इन्होंने टेक्निक पकड़ ली है, उससे ये हटते नहीं। ये नहीं देखते कि पिच स्लो है, तेज है, ग्रासी है, क्या है। तरह तरह की पिचें ऑस्ट्रेलिया में ग्रासी मिल रही हैं, तो उसमें आप स्पिनिंग पिचों पे जो टेक्निक है वहाँ पे ये लगा के बैठे हुए हैं। और मैं तो ये इन चीजों से इनसे हैरान हूँ कि इनको 10 इनके आदमी गए हुए हैं साथ कोच। और वहाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाइडन को क्यों रखा है जब आपके पास मोहम्मद यूसुफ शुरू से कोच आपका साथ जा रहा है? क्या यूसुफ को हाइडन को प्रेफरेंस दी है? 2 कोच वहाँ रख लिया बैटिंग। ये इस तरह का मैं कहूँगा कि ये मजाक बना हुआ है, इट्स नॉट सीरियस क्रिकेट। जी नहीं, बिल्कुल। आप मुझे एक चीज़ बताइएगा ज़रा, मैं अभी फिर और बहुत सारी आपने जो बातें कही हैं अभी सादिक मोहम्मद साहब और अपने तमाम एक्सपर्ट से पूछता हूँ, ये स्टीरियोटाइप क्रिकेट मैं नहीं समझाता। स्टीरियोटाइप क्रिकेट से मुराद ये तो नहीं है कि रात को सोच लिया 3रा ओवर ये करेगा, 4था ओवर ये करेगा, 5वां ओवर ये करेगा, ग्राउंड का कोई प्लान नहीं है, तैयारी करके आ रहे हैं, बस ये करना है हमने।
जी सरफराज भाई आप सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। मैं आपने जो बात कही ना अभी के स्टीरियोटाइप क्रिकेट, मुझे जरा इसको डिफाइन कीजिएगा। स्टीरियोटाइप क्रिकेट से आपकी क्या मुराद है? डिफाइन मैं ये कर रहा हूँ कि आप इनके सारे मैचेस निकाल के देख लें, वही चेंजेस हुई हैं जो हर मैच में हुई है। पिच जैसे भी है, बैट्समैन जैसे कोई भी है, लेकिन इन्होंने अपनी चेंजेस उसी तरह किए हैं। ये मैं कहता हूँ ना स्टीरियोटाइप के एक तेज बॉलर लगेगा, फिर रऊफ आ जाएगा, उसके बाद फिर ये आपका नवाज आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका ये दूसरे बॉलर आ जाएंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, इन्होंने ये नहीं देखा कि किसी से एक ओवर ज्यादा करा लें, एक ओवर कम करा लें। ये उसी चीज के ऊपर लगे हुए हैं। और आखिर में भी आपका देख लें, वही बॉलर जिनको मार भी पड़ती है, वही बॉलिंग उस तरह चल रही है। कोई चेंजेस इनकी दिमाग में है ही नहीं। जी सादिक मोहम्मद साहब, सरफराज भाई ने बड़ी डिटेल में बात कही। उन्होंने कहा कि कंडीशन के हिसाब से आप अपने हथियारों को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जिस तरह की कंडीशन है, आप क्यों गए जब सारी दुनिया फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रही है? आपको क्या जरूरत थी? आप 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि स्टीरियोटाइप क्रिकेट के आप सोच के आ रहे हैं, आप उस वक्त मैच की कंडीशन क्या है, क्या प्लान होना चाहिए, उससे थोड़ा हट के देख रहे हैं आप। जी बिल्कुल, आई थिंक कि सरफराज बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, बॉलर है। उसको हर कंडीशंस का उसको देख कर वो बता सकता है कि पिच क्या करेगी। और जिस तरीके से उन्होंने स्टीरियोटाइप क्रिकेट का मतलब ये है कि उन्होंने एक प्लानिंग करके आए कि ओपन आफरीदी करेगा, दूसरा नसीम शाह करेगा, और तीसरा दूसरा स्पिनर आ जाएगा, उसके बाद एक और स्पिनर आ जाए। यानी कि सेटअप प्लान जो है वो अकॉर्डिंग टू दी जो ऑन द ग्राउंड क्या कंडीशंस हैं, क्या किस तरीके से वो बैट्समैन खेल रहे हैं, वो चीज़ें के मुताबिक उसकी चेंजेस होती है। विच आई एग्री विद सरफराज कि अगर शाहिद आफरीदी को या नसीम शाह को पहले 2-3 ओवर के अंदर मार पड़ी है, तो आपने ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिनर लेके आ जाएं। स्पिनर से थोड़ा सा ये होता है कि अब देखना ये है कि वो 2-3 ओवर जो पावर प्ले के हैं वो किस तरीके से उन्होंने खेला है। उन्होंने पावर प्ले के अंदर 3 ओवर में 25-30 रन अगर बना लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेल रहेंगे। तो आप स्पिनर को लेके आए ताकि थोड़ा सा टाइमिंग बिटवीन द बैट एंड बॉल जो है उसके अंदर जोर लगाना पड़े उसको। तो ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास 3 ओवर अच्छे गए हैं सीमर्स के साथ, जिसके अंदर 10 या 11 रन ये बने हैं, तो आप बिल्कुल आप कंटिन्यू करें इसके साथ। तो आई थिंक इट्स ए बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि सरफराज जो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दी बैटिंग जो हो रही है उसके मुताबिक चेंजेस की जाए। बिल्कुल कंडीशन के मुताबिक। शुएब हबीब साहब जो बात की सरफराज नवाज साहब ने कि कंडीशन के मुताबिक आपको खेलना चाहिए, और हम कंडीशन को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे, चाहे टीम सिलेक्शन की बात कर लें या फिर हमारा जो वे ऑफ प्ले इस वक्त इस वर्ल्ड T20 में दिखाई दे रहा है। जी शुएब हबीब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कंडीशंस में तो वेदर भी आ जाता है। मैं समझता हूँ इनका कहने का मकसद ये है कि पिच कंडीशन देख के, पिच की क्या पोजीशन है उस हिसाब से अगर कंडीशन पे जाते हैं तो कंडीशन तो हैवी भी होता है, रेनी भी होता है, वो होता है। तो मेरे ख्याल में सरफराज का ये कहने का मकसद था। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि देखिए हमने तो सादिक भाई ने, आपने, सबने पहले मैच से बोला कि हमें 4 पेसर से जाना चाहिए था। उस गलती का इनको एहसास हुआ, तो उन्होंने दूसरे मैच में मोहम्मद वसीम को खिलाया भी। अच्छा, अब जहाँ तक जो हम बात कर रहे हैं, हम देखिए अगेंस्ट इंडिया तो हम बहुत अच्छा खेले, मतलब जो एवरेज रन आ रहे हैं उस हिसाब हम हर चीज़ में अच्छे थे। अगेंस्ट इंडिया तो एक ऐसी चीज़ हो गई जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, जो सबसे हम गंदा से गंदा तरीन मैच खेलें, जो अपने आप को हमने प्रॉब्लम्स में डाला, वो है ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। अच्छा, अब देखें उस मैच में भी
मैं सादिक भाई को सलूट करता हूँ। सादिक भाई ने उस वक्त भी फकर के लिए बोला था कि अगर वो अनफिट भी है तो खिला दें। तो अब इसका मतलब अगर उस वक्त भी वो अनफिट था तो 80% होगा। अब ये कल भी हमने बोला अगर ये चेंज करेंगे तो फकर को खिलाएंगे। अगर फकर को ये कल खिलाते हैं तो 2 दिन में कौन सी ऐसी चीज़ आ गई कि वो सुपर फिट हो गया। तो ये जो मिस्टेक इन्होंने करी है ना, ये इनको नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक प्रेशर का बात है, आपके ख्याल में फखर को पहले खिला देना चाहिए था? खिला देना चाहिए था नेचुरली। जब आप कल के मैच में खिलाएंगे तो 2 दिन का तो रेस्ट है, तो 2 दिन में क्या ऐसी चीज हो जाती है। और जहां तक ये सवाल है प्रेशर का, तो मैंने कल भी आपको बोला था कि अब इनको ये चाहिए कि जो 2 मैच थे वो पास हो गए। हमारा वर्ल्ड कप कल से स्टार्ट हुआ है, टॉप देखें, तीनों मैच जीतें, इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा। ज़हूर भाई, जो अभी ग्रेट सरफराज नवाज साहब ने बात की कि हम कंडीशंस को यूज नहीं कर पा रहे, मेलबर्न की कंडीशन को सरफराज नवाज साहब से ज्यादा कौन समझेगा? जी बिस्मिल्लाह, वो तो एक तारीख है जी बिस्मिल्लाह रहमान जी। सरफराज भाई ने बिल्कुल सही कहा। ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है कि यार आज एक ओवर कामरान करवा ले, एक इमरान करवा ले, एक मकसूद करवा ले, जैसे हम लोग बचपन में मैच खेलते थे। ये वो नहीं है भाई, ये वर्ल्ड का मैच है। ये आप लोग ऑस्ट्रेलिया में गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया की हिसाब से खेले वहाँ पे। और जो विकेट इस वक्त चल रही है वो स्पिनर और आज मैंने जो मैच देखा, स्पिनर और फास्ट दोनों का जो है बेहतरीन उसका रिजल्ट मिल रहा है। स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं और फास्ट बॉलर भी विकेट ले रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो कल हमें फास्ट बॉलर की तरफ जाना चाहिए और फास्ट ट्रैक है ये, और हमें 4 बॉलरों के साथ लाजमी खेलना चाहिए। और बाकी ये सुनने में आया है कि कल हमारे फ़खर को खिला रहे हैं, अच्छी बात है। और हैदर अली को ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि वो अभी तक सोर्सेज से खबर ये कि हैदर नहीं खेल रहे, फ़खर खेल रहे हैं, बाकी टीम वही है। बाकी टीम ठीक है मेरे ख्याल में। लेकिन फ़खर को किस नंबर पे खिलाएं, ये अभी सरफराज भाई से भी पूछता हूँ। फ़खर सारी जिंदगी एज ए ओपनर खेले, बिल्कुल, उसको व्हाई नॉट ही प्ले एज ए ओपनर? उसको ओपनर ही आना चाहिए और बाबर को बाद में आना चाहिए। अब 1 डाउन आता है या मिडिल ऑर्डर में आता है, अब बाबर को देखना है क्या करना है, लेकिन बाबर को ओपनर नहीं आना चाहिए। काफी अरसे से ड्रॉप चल रहा है। बिल्कुल सही किया रोज भाई ने, जायजा लिया उसका, मैं कि फखर को ओपन करना चाहिए और बाबर नंबर 4 है, क्योंकि शान मसूद जो है इस वक्त वो नंबर 3 पे सेट है। उसने तकरीबन 1.50 किया है, अच्छा 140 समथिंग कर रहा है, 40 किए हैं। तो आई थिंक उसको उस नंबर से डिस्टर्ब नहीं करें। और मिडिल ऑर्डर फिर हमारा बाबर 4 नंबर पे आएगा तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा बैटिंग लाइनअप हमारी। सरफराज नवाज साहब, ये जो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, असल में हमारे दोनों ओपनर्स अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। ना बाबर छोड़ने को तैयार है टॉप ऑर्डर पोजीशन से, ना रिजवान छोड़ने को तैयार है। आयरलैंड की अब 2 सेंचुरियां हो गई, आज भी अगर आप देखें तो फिलिप्स ने सेंचुरी स्कोर की, इससे पहले रोजो ने सेंचुरी स्कोर की, और तकरीबन तमाम टीमें ही पाकिस्तान के अलावा तकरीबन निफ सेंचुरी भी स्कोर कर चुकी है। हमारा कोई एक बैट्समैन निफ सेंचुरी भी स्कोर नहीं कर सका है। ऐसे में जो बात कर रहे हैं कि आप अपने जरा बैटिंग ऑर्डर को भी चेंज करें, और ऑस्ट्रेलिया की इस कंडीशन में ज्यादा बेहतर होगा कि बाबर आजम दरमियान में है, कोई ऐसा बैट्समैन हो जो हमारी इनिंग को कैरी करे। हमारे पास दरमियान में कैरी करने वाला बैट्समैन दिखाई नहीं दे रहा इनिंग। बिल्कुल, जो मैं कहूँगा कि सादिक मोहम्मद ने अभी जो बात की है कि नंबर 4 पे और बाबर आए 3 पे, ये ठीक है जो स्कोर कर रहा है अपना शान, और फखर को फिर वापस ओपन ले आए। लेकिन फखर का ये आप देखें कि कितना फिट है या नहीं है, क्योंकि T20 में रनिंग बिटवीन द विकेट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कितनी तेज वो भाग सकेगा, क्या पोजीशन है, और सीधा ही मैच खेल रहा है, कोई साइड में। सरफराज भाई, सादिक भाई का कहना है कि अगर वो थोड़ा बहुत अनफिट भी है ना तो खिला दें, ये दीगर बैट्समैनों से बेहतर होगा जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और मजीद प्रेशर में जा रहे हैं। ऐसे में मेरा मतलब है कि आसिफ अली और हैदर अली, ये दोनों को ड्रॉप करके, क्योंकि ये भी स्लॉगर है, फखर जमान भी स्लॉगर है, समझे। मगर फखर जमान इज बेटर स्लॉगर ये दोनों से, क्योंकि ये आउट ऑफ फॉर्म है, कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, बाउंसी पिचेज हैं, 2-4 बॉल तो इन्होंने खेले हैं, तो उसकी कोई दहशत तो उनके होगी ना, क्योंकि पिचेज जो बनाई गई हैं वो काफ़ी बाउंसी और काफ़ी सीम हो रही हैं। जी सैफी भाई, नहीं, ये सादिक साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल मामला तो है फिटनेस का।
फखर के ऊपर तो कोई डिबेट नहीं है कि ओपन कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन फिटनेस कितनी है, कितना वो 20 ओवर में स्टैंड कर सकता है, क्या कर सकता है, ये असल परफॉर्मेंस तो ये है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि जैसे टूर खत्म होते हैं और मैच खेल रहा था फखर, और उसके बाद उसने कहा मैं अनफिट हूँ, सीधा लंदन चला गया। उसके बाद मैं एक और बात करनी चाहता हूँ कि मैनेजमेंट के ऊपर, कि ये देखें, ये जो आपका शहंशाह अफरीदी है जी। इसको 45 दिन 45 डेज ये टीम के साथ साथ फराते रहे हैं जी। ये इनकी अकलें देखें कि उनको चाहिए था, अगर फिट नहीं है तो बाद में जो इंग्लैंड भेजा है पहले भेज देते। 45 डेज ही वाज ट्रेवलिंग विद द टीम। ये इनसे साफ मांगना चाहिए कि ये इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, क्या कौन इनका डॉक्टर है, कौन इनको समझाता है, ये सारी चीजें भी तो कॉन्फर होनी चाहिए। और अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि अगर अफरीदी 100% फिट होता तो कल या परसों वाले वो 2 रन हो जाने थे। उसने गेंद हाथ से ड्रॉप भी किया, इतने में वो तेज, अगर जैसे फिट आदमी भागता है तो 2 रन करके मैच तय हो जाना था। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा कि विजन में रखनी चाहिए। उसके बाद ये आप देखें कि फील्डिंग इनकी, फील्ड प्लेसिंग जो है वो भी इनको अकॉर्डिंगली करनी चाहिए, जहां हर मैच में ये फील्डर को खड़ा करते हैं ताकि उसका अपना विजन सही हो, हिट पड़ता लगे तो एकदम अंदाजा हो कि मेरे पास गेंद कितनी तेज आएगा क्या है। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा इन्होंने इनको कुछ ठीक किया ही नहीं। और ये दोस्ती जारी में आसिफ अली है और ये जो दूसरा है नवाज, इन दोनों में से एक खेलना चाहिए। ये बड़ा आपने बात कही है। ये मैंने अभी एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आता हूं। तो जरा आपकी जो ये बहुत ही, मैंने पहले ये पॉइंट नोट कर लिया था कि नवाज या शादाब में से एक खेलना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है। लेकिन हमारे पास जो बैटिंग खेल रही है सरफराज भाई, वो कितनी कैपेबल आपको लग रही है? क्योंकि अगर उससे हटके हम ऑप्शन देखते हैं तो खुशदिल शाह हमारे पास है, आसिफ हमारे पास है, और हैदर अली तो खेल ही रहे हैं यहाँ पे, और फखर रह गए। तो क्या हम ये चेंजेस कर सकते हैं उनको हटाने के बाद, नवाज को या शादाब को? शादाब को तो शायद नहीं हटाएं, क्या नवाज को हटा के ऐसा कर सकते हैं? पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप और अहम सब, हमारी ये ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20 मेट्रो वन न्यूज आपके लिए लेकर आया है, जिसे प्रेजेंट किया है पेप्सी एंड लेज ने। जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स जिनमें टैक्सरात, लिनोवो, लेज और कफीला रेस्टोरेंट, इसके साथ साथ मेलबर्न फाइन मीट्स और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ आके जुड़े। और बात यही करें, सरफराज नवाज साहब लंदन से मौजूद हैं, सादिक मोहम्मद साहब, शुएब हबीब साहब, जहूर अहमद साहब हमारे साथ यहाँ बैठे हुए। सादिक भाई, अभी जो बात की सरफराज नवाज साहब ने, इसको ज़रा थोड़ा सा डिफाइन तो करें। देखिए, सरफराज का जो कहने का मतलब ये है कि आप अकॉर्डिंग टू दी मैच नहीं, और जो उन्होंने बात कही कि नवाज या शादाब में से एक को ना खिलाएं, नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी, ये दोनों थोड़ी बहुत बैटिंग अच्छी बेटर कर लेते हैं। जो दूसरे हमारे पास जो खेल रहे हैं वो तो स्लॉगर हैं, ये दोनों बैट्समैन जो हैं इनसे बेहतर हैं। देखें आप हैदर अली, खुशदिल शाह और आसिफ अली, ये तीनों के तीनों स्लॉगर हैं। ये 5-5, 6-6 बॉल के प्लेयर हैं। ये खुशदिल शाह शायद 2 ओवर का प्लेयर होगा ऑल टुगेदर, हैदर अली 2-3 ओवर का मैच होगा, और आसिफ अली 4-5 बॉलों का प्लेयर है। ये 4-5 बॉल इसको मिलेंगे तो ये छक्का मार देगा और ये 200 रन का स्ट्राइक रेट लेके वापस आ जाएगा। तो आई थिंक कि जो नवाज और शादाब को अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों उन 2-3 बैट्समैनों से बेहतर है। शुएब भाई, देखिए, अभी ये जितनी बात हुई है, मैं नहीं समझता कि ये लोग इतनी बड़ी सारी चेंजिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा चेंजिंग की भी ज़रूरत नहीं है। चेंजिंग की सिर्फ एक ही ज़रूरत है, या फकर, या मतलब फकर रिप्लेस करें, अदरवाइज कोई चेंज नहीं करेंगे ये लोग। और फखर क्या नवाज को रिप्लेस करे?
फकर नवाज हैदर अली को करें। हैदर अली को रिप्लेस करें। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये जो अभी बैटिंग ऑर्डर पे इतनी बात हो रही है, मैं समझता हूँ ये वैसा भी नहीं करेंगे। अगर ये करें तो मतलब इन केस इसको खिलाते हैं फकर को, तो फकर को एज ए फ्लोटर खिलाएंगे ये लोग। और अगर करना ही पड़ेगा तो शान को ऊपर लेकर आए, क्योंकि ये जो पिचेस हैं यहाँ टेक्निकली बैट्समैन ही चलेगा, और वो ही चलेगा जो है। फकर एकदम आते ही मेरे ख्याल में नया गेंद भी फेस नहीं कर पाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ओपनर यही होने चाहिए, यही ओपनर होने चाहिए। फखर 3 और 4 पे आप शान को ले आए। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि यही ओपनर होने चाहिए। जिस हिसाब से परफॉर्मेंस हो रही थी और जो डिस्कशन हो रही है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की थिंकिंग है, पाकिस्तान के कप्तान की या ये कोचेस की, ये बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। अगर करेंगे, मैं आपकी थिंकिंग पूछ रहा हूँ, आप उनकी थिंकिंग छोड़ दें। मैं उन्हीं की थिंकिंग पे बात करूंगा। नहीं, उनकी थिंकिंग पे क्यों बात करेंगे? वो अपनी थिंकिंग खुद सोच रहे हैं, मैं आपकी थिंकिंग जानना चाह रहा हूँ। सादिक भाई अपनी थिंकिंग बता रहे हैं, जौहर भाई अपनी थिंकिंग बता रहे हैं। मैं उनकी थिंकिंग को ही देखते हुए बता रहा हूँ। मैं सर, आप उनकी थिंकिंग छोड़ दें। आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ ये चेंज नहीं करेंगे। ये सर, चेंज वो चेंज नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ आपके ख्याल में चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं हवा में डंडा सर, ये हवा में थोड़ी आपकी राय, यानी हवा में मेरी राय यही है कि ये चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करेंगे तो फिर ये उसको ओपन लेकर आए, शान को। अदरवाइज ये जो कहा जा रहा है कि नवाज को एक को ड्रॉप, हमारे पास है क्या चॉइस? कोई भी चॉइस नहीं है। जरूर भाई जी, मैं समझ गया, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। सही कह रहा है कि हमारे पास टेक्निकली कोई करेक्ट प्ले नहीं है। मैं बात ये कह रहा हूँ, देखिए आप अपनी राय दे रहे हैं ना, मेरे शेब भाई की। मैं कह रहा हूँ शेब भाई आप अपनी राय, मैं टीम को देख के राय दे रहा हूँ। सर, आप टीम को देख के आप अपनी राय दें। आप कह रहे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं। तो मैं सर, उनकी सोच में तो आप ना जाए ना, आप अपनी सोच बताएं। हाँ, मेरी सोच यही है कि वो नहीं चेंज करेंगे। बिल्कुल ठीक है, फिर वो नहीं करेंगे। जहूर भाई जी बताइएगा, ये जो बात हो रही है कि नवाज या शादाब में से एक को खिलाया जाए, और जो ओपनर है वो, आप जो भी सादिक भाई का पॉइंट था कि ओपनर को एक जेन्युइन ओपनर आना चाहिए और बाबर को 4 पे आना चाहिए, दोनों चीजों का जवाब देंगे आप? बड़ा शौक है क्रिकेट का, भी जानूंगा आपसे। जी, नवाज शादाब से बेहतर है, क्योंकि नवाज की बैटिंग बहुत अच्छी है और बॉलिंग भी माशाल्लाह अच्छा कर लेता है। और शादाब का ये है कि वो भी थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए, बॉलर तो बहुत अच्छा है शादाब। हाँ, शादाब बॉलर बहुत जबरदस्त है, लेकिन थोड़ा बीच में अभी ये थोड़ा पता नहीं क्यों वीक लग रहा है। काफी 2-4 जो चेंज होनी चाहिए आपके ख्याल में, फखर आना चाहिए, हैदर चेंज होना चाहिए? हैदर को चेंज करके फखर को लाना चाहिए। ओपनर किसको आना चाहिए जरूर भाई? ओपनर फखर और रिजवान को आना चाहिए, और बाबर आजम को आना चाहिए 4 नंबर, सेकंड या थर्ड पे आए, क्योंकि पीछे कोई है ही नहीं आपके पास। आपके पास जो ऑस्ट्रेलिया की विकेट है वो बिल्कुल आपको पता ही है कि बॉलर ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं कि पता ही समझ नहीं आ रही, खड़ा ही नहीं हो रहा। जो मिसबाह हक नहीं है, शोएब मलिक नहीं है, कोई बंदा नहीं है पीछे, उनको आके उधर रीढ़ की हड्डी बनना चाहिए, बीच में आके उनको खड़ा हो जाना चाहिए। अगर 1-2 विकेटें निकल गई, देखना चाहिए पिच में कि भाई ये 1-2 विकेटें निकल गई तो उनको संभल के आके उनको उस थिंकिंग से खेलें कि स्कोर को 150 और 160 पे लेकर जाना चाहिए। असल में क्या हो रहा है ये सरफराज साहब, एक ये बात भी हो रही है कि, बात कहूँगा, अगर ये पिचेस सरफराज नवाज को मिल जाती उस जमाने में, इस किस्म की पिचेस, तो जिस पे इतना ग्रास होता, तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को 100 रन से ज्यादा नहीं बनाने देता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सरफराज भाई पहुंचे यार, ये अब सादिक भाई ने भी सोर्स लगा दिए, शाहीन शाह अफरीदी भी पूरा फिट नहीं लग रहा हमें। वैसे आपने जो अभी बात की है, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे सरफराज भाई, आपने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट नहीं लग रहे और दूसरा स्पेल में वो उनसे प्रॉपर तौर पे रिदम नहीं है, तो आप अगर उनसे बॉलिंग करवानी है तो 3-4 ओवर जो करवाने हैं आप जल्दी करवा लें, वो ज्यादा बेहतर है नए गेंद से। लेकिन आपको याद होगा पिछला वर्ल्ड T20 जहां पे हसन अली को खिलाते चले गए थे, जो बात आपने अभी की कि दोस्ती यारियां निभाई जा रही हैं, उस वक्त भी ये बात होती रही थी कि हसन अली को खिलाने में कोई दोस्ती यारियां चल रही हैं। तो हसनैन आपके पास मौजूद है, वो भी 145 से ऊपर गेंद कर लेते हैं, तो हम क्या हम चेक कर सकते हैं नेदरलैंड के खिलाफ मैच में हसनैन को? बिल्कुल खिला सकते हैं, क्यों नहीं खिला सकते। उसने भी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करता रहा है और स्पीड भी है। अब आप देखें न्यूजीलैंड का जरा मामला जरा देख लें, कितने नॉन सीरियस थे वहां के शादाब कभी नंबर 3 जा रहा है, कभी नंबर 4 जा रहा है। इस तरह कोई अपना टीम में एक रेगुलर आप टीम का नंबर रखते हैं, इनके पास वो कभी कभार स्कोर करता है इत्तेहाद, तो उसके बाद 4, 5, 6, 7 ये 4 जो जगह हैं
दिल आया एक जगह पे, उसने कुछ नहीं किया कुछ दिन ने, फिर आसिफ ने कुछ नहीं किया, ना उससे बॉलिंग कराते हैं। तो ये मैं कहूंगा ये 4 जो जगह हैं इसके अंदर आपको तो कुछ सॉलिड चीज होनी चाहिए थी। हम पिछले 2 साल से ये बात कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर ठीक करें, मिडिल ऑर्डर ठीक करें, लेकिन ये दोस्तियों यारियों से हटे ही नहीं, उसी के ऊपर ही लगे रहे हैं। तो ये अब आप रिजल्ट आपके सामने है, इफ्तिहार भी वही है, खुशदिल भी वही है, और ये बाकी ये दूसरे भी वहीं पे हैं। उसके बाद मैं ये बॉलिंग की बात कर रहा था कि उसके बाद जो ये सबसे अच्छा इनका जो बॉलर है आखिर में, वो जो इन स्विंग भी करता है और गेंद उसका रिवर्स स्विंग होता है आखिर में। तो ये जो वसीम हारिस जूनियर है- रऊफ, नहीं, वसीम जूनियर जूनियर, जी, वसीम जूनियर। इनको आखिर में रखना चाहिए। बेशक 2 या 3 ओवर आखिर में जूनियर कर ले वसीम, क्योंकि उसका गेंद डिप करता है और अंदर आता है, और उसको इतना आसानी से नहीं मार सकते आखिरी लम्हात में। उसके बाद ये इसको किसी ने देखे, इनको चाहिए भी था कि ड्यूरिंग द मैच 2-3 प्लेयर सीनियर कैप्टन के साथ मिलके कोई मशवरा भी दें कि ये बॉलिंग ये कर रहा है, उसको बॉलर को भी साथ खिलाने के यॉर्कर मार इस तरह का बैट्समैन को रीड करके उसको मशवरा तो दे सकते हैं। लेकिन ये ऐसे बिखरे बिखरे खड़े होते हैं, और जब 10 ओवर हो जाए तो उस वक्त बाहर से जो आपके कोच बैठे हुए हैं वो कुछ ना कुछ तो अंदर मशवरा भेजें। तो ये इस तरह देखें, चीजें बाहर से जो हम देख रहे हैं वो हमें ज्यादा अच्छा पता लग रहा है कि क्या गलती हो रही है, उसको कुछ अंदर मशवरा दे सकते हैं। लेकिन ये कुछ भी नहीं करते, वह खड़े हैं, छक्का पड़ा है तो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वहीं खड़े होके। कोई इनमें एंथुसियाज्म नहीं है कि मिल के इकट्ठे होके कोई बॉलर को गाइड कर दें, फील्डर की पोजीशन को बदल लें बैट्समैन की हिटों के मुताबिक, कुछ भी नहीं जी। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सरफराज नवाज साहब। लंदन से आप ऑल आउट वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने, और ये हम सब की ट्रांसमिशन है। और सरफराज नवाज साहब ने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने रेज किया था कि जब मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच है तो फिर मैथ्यू हेड की क्या जरूरत है। जब 2 बैटिंग कोच होंगे और दोनों अलग अंदाज से समझा रहे होंगे तो क्या बैट्समैनों पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। एक ब्रेक ले रहा हूं, हेडलाइन ब्रेक है, उसके बाद ग्रेट सादिक मोहम्मद साहब यहाँ पे बैठे हुए अपने वक्त के डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन, वो बताएंगे कि 2 कोचेस से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ब्रेक के बाद।